आज की वीडियो हरियाणा बोर्ड क्लास 12 हिंदी का जो पेपर देंगे उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि सही करते करते भी उनके नंबर कट सकते हैं। कुछ ऐसा पता चला है जो कि आपके लिए भी जानना जरूरी है। एक ऑफिशियल हरियाणा बोर्ड का ही डॉक्यूमेंट आपको दिखाऊंगा जिसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स मुझे मिले हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, वरना आप पूरा पेपर सही करके आएंगे घर पर आराम से, हाँ भाई करके आया हूँ, बहुत अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन पता चला ये क्या हो गया, 10 नंबर कैसे कट गए। तो कुछ ऐसा आपके साथ ना हो, इसीलिए जो है आपको यहाँ पर आज की वीडियो कंप्लीट देखनी है। पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ और फिर लास्ट में जो है एक पीडीएफ भी देने वाला हूँ, लेकिन पासवर्ड लगा हुआ है, लास्ट में बताऊंगा। और बीच में वीडियो के एक क्वेश्चन पेपर हम जो है सोल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ी लंबी वीडियो हो सकती है, लेकिन पूरी हिंदी की टेंशन खत्म हो जाएगी आज की वीडियो देखने के बाद। और एक वीडियो और आएगी नेक्स्ट, लेकिन आज की वीडियो कंप्लीट देखो भाई। तो यहाँ पर जो है एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपकी मार्किंग स्कीम हरियाणा बोर्ड रिलीज करता है। कहने का मतलब आपको सिंपल भाषा में समझाऊं कि आपके जो पेपर चेक करेंगे हिंदी का, उनको जो है कुछ गाइडलाइंस बताई जाती हैं। तो वो जो है यहाँ पर मैं लेके आया हूँ। तो उसके अंदर कुछ पॉइंट्स थे, सारे पॉइंट्स तो ज़रूरी नहीं है आपके लिए, लेकिन कुछ पॉइंट है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। जैसे कि उस डॉक्यूमेंट का पॉइंट नंबर 4 जो है वो आप देखिए अपनी स्क्रीन पे, निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर के संदर्भ में परीक्षार्थी के उत्तर का जितना भाग सही हो उसके अनुसार उचित अंक अवश्य प्रदान करें। यानी कि टीचर्स को हरियाणा बोर्ड कह रहा है कि अगर कोई स्टूडेंट जो है, जो बड़े प्रश्न होते हैं उसमें मान लीजिए थोड़ा सा सही लिख के आता है और कुछ पार्ट गलत भी कर देता है, तो ऐसा नहीं है कि उसका पूरा का पूरा क्वेश्चन काट दिया जाए, उसको जो है नंबर देने हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आपको जितना आता है उतना लिख के आना है। ऐसा नहीं है कि आप छोड़ के आ गए, या फिर जो ऐसा सोच रहे हो कि मुझे तो 2 ही लाइन पता है और ये 5 नंबर का क्वेश्चन कैसे करूंगा, तो 2 लाइन लिख दे भाई, 2 के भी नंबर मिल जाएंगे, खुद हरियाणा बोर्ड कह रहा है। अब ये पॉइंट तो आपके लिए अच्छा खबर है, लेकिन अब ये पॉइंट देखो, पॉइंट नंबर 6, और इसके बाद एक पॉइंट जो आगे आने वाला है वो यहाँ पर तगड़ा पॉइंट है। इसमें कह रहे हैं परीक्षार्थी द्वारा अपेक्षा के अनुरूप सही उत्तर लिखने पर उसे पूर्णांक दिए जाएं। यानी कि यहाँ पर टीचर्स को कहा जा रहा है कि अगर कोई स्टूडेंट जो है, मान लीजिए जो गाइड में है या फिर जो उनके टीचर्स ने उनको पढ़ाया है पूरी साल, सेम टू सेम वो नहीं लिखे, अपनी लैंग्वेज में लिख दे, अगर सही लिखे तो उसे पूरे के पूरे नंबर दिए जाएं। तो ये भी आपके लिए अच्छी बात है। लेकिन अब जो पॉइंट आपके सामने आ रहा है वो पढ़ो। परीक्षार्थी के किसी प्रश्न के उत्तर में 10% तक शब्द सीमा या कम अधिक होने पर उसे नज़रअंदाज करें, परंतु अगर 10% से अधिक होने पर परीक्षार्थी का 1 अंक काटकर उसे दंडित किया जा सकता है। समझे बात को? यानी कि जैसे कोई क्वेश्चन है 3 नंबर का, तुमने अगर जो है उसमें ज़्यादा लाइनें लिख दी, 3 नंबर के हिसाब से जो लिखना चाहिए उससे ज़्यादा लिख दिया, तो आपका 1 नंबर कट जाएगा सही होते हुए भी। तो ये जो है सबसे बड़ा पॉइंट है इस वीडियो का, कि यार अगर आप पूरा का पूरा पेपर करके आते हो, और आजकल चलती है ना कि भाई बड़े बड़े क्वेश्चन लिख दो नंबर पूरे मिल जाएंगे, बिल्कुल गलत बात है, नंबर कट जाएंगे तुम्हारे। ये नया हरियाणा बोर्ड है, नई गाइडलाइंस है, तो देख लो पक्का। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जितने नंबर का क्वेश्चन है सामने देखो, पहले जब क्वेश्चन पेपर हाथ में आए तो देखो 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कितना लिखें, ये बात आती है। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ जो रूल है, जितने नंबर का क्वेश्चन है उसका दुगना कर लो, उससे ज़्यादा लाइन नहीं लिखनी है। जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन है और कुछ लिखना ही पड़ रहा है, वैसे तो एक नंबर का MCQ आता है, उसमें ज़्यादा लिखना ही नहीं पड़ता, बस सेलेक्ट करना होता है ऑप्शन। लेकिन फिर भी तुम्हें बता रहा हूँ एक जनरल फॉर्मूला, जितने भी नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन दिखे उसका दुगना, उससे ज़्यादा मत लिखना। जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 लाइन में ख़त्म कर दो, 3 नंबर का क्वेश्चन है 6 लाइन में ख़त्म कर दो, उससे ज़्यादा मत लिखो। 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 8 लाइन, 5 नंबर का है तो 10 से 12 लाइन, ठीक है, क्योंकि 5 नंबर का थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जाता है तो उसमें 10 से 12 कर सकते हो। इसके अलावा 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 6 दूनी 12 होते हैं, तुम 13-14 तक कर सकते हो। ऐसे कोई 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 10 दूनी 20 होते हैं, तुम 20-22 कर सकते हो। समझ गए? यानी कि ज़्यादा ही बड़ा क्वेश्चन चला जाए तो जो दोगुना है उसमें 1-2 लाइन बढ़ा सकते हो। लेकिन जो ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं 3 नंबर के, अब 3 नंबर में ही जो है कई पूरा पेज भर के आते हैं, तो तुम्हारे नंबर कट जाएंगे। तो इसीलिए जो है जितने नंबर का हिसाब का क्वेश्चन है उसी हिसाब से आपको जो है यहाँ पर आंसर करना है, ये बात ध्यान रखना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपकी जब पेपर चेकिंग होगी तब टीचर्स के हाथ में रहेंगे ये पॉइंट्स, और वो लोग इनको फॉलो करके ही आपका पेपर चेक करते हैं। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि पेपर से पहले ही तुम्हें पता होना चाहिए ये चीज़ें। पेपर से बाद बताने का क्या फ़ायदा, पेपर करके आओगे उससे पहले पता होनी चाहिए कि भाई कितना लिखना है, कैसे लिखना है, किस चीज़ के नंबर कटते हैं, किसके नहीं कटते। तो ये चीज़ें जो हैं ये तुम्हें ध्यान रखने। 3 पॉइंट मैंने बता दिए इंपॉर्टेंट, वैसे तो 10-12 पॉइंट थे गाइडलाइंस में, लेकिन जो 3 आपके लिए जानना जरूरी थे मैंने बता दिए हैं। और ये जो है नीचे PDF मिलेगी उसमें भी मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, उसको पढ़ना ध्यान से, ठीक है। तो ओवरऑल जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी हिंदी के पेपर में। और एक चीज़ और बता देता हूँ, ये हिंदी के टीचर ने मुझे बताई है कि हिंदी के पेपर में नंबर कटते हैं आपके, कि भाई आप अगर उसमें गलतियाँ करते हो तो,
यानी कि जो लिखा है वो तो ठीक है, लेकिन अगर लिखने में गलतियां कर दी, अशुद्धियां कर दी, तो फिर जो है तुम्हारे नंबर कटते हैं हिंदी के पेपर में, क्योंकि टीचर तो चेक करते रहते हैं सारे दिन पेपर, तो उनको पता है कि भाई कहाँ नंबर कटते हैं। तो पढ़ाई तो तुम सारी कर लोगे, सब कुछ तुम्हें याद हो जाएगा, सारे पर्सन याद कर लोगे, सारे ग्रामर याद कर लोगे, लेकिन लिखने में अगर गलती कर दोगे तो नंबर कटेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि ये लैंग्वेज सब्जेक्ट है, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। इंग्लिश में स्पेलिंग के नंबर कटते हैं, हिंदी में लिखाई के, जैसे कोई मात्रा नहीं लगाई, कुछ गलतियां कर दी तो नंबर कटेंगे। और जो सब्जेक्ट हो गए कोई समझने के सब्जेक्ट जैसे मैथ, साइंस, उनमें तुम स्पेलिंग वगैरह गलत कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। तो ये बात हो रही है आज हिंदी की। तो ये मैंने आपको कुछ पॉइंट्स समझा दिए हैं। अब हम चलते हैं, एक पेपर डाउनलोड करते हैं और उस पेपर को ध्यान से देखना और फिर लास्ट में सरप्राइज़। तो यार यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का ऑफिशियल यहाँ पर सैंपल पेपर है, यानी कि हरियाणा बोर्ड के द्वारा बनाया हुआ पेपर है आपके सामने। तो अब इससे हेल्प क्या होगी आपकी, कि आपको पता चल जाएगा कि हरियाणा बोर्ड किस प्रकार से पेपर सेट करता है। और कुछ चीज़ें मैं जो पता करके आया हूँ वो आपको बताने वाला हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि पूरा पेपर कैसा आने वाला है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले जो है आपका अपठित गद्यांश आएगा। अब अपठित गद्यांश बहुत ही ईजी आने वाले हैं। इनमें आपको जो है, जैसे ही आप यहाँ पर पढ़ोगे प्रश्न, आप ऊपर उत्तर ढूंढोगे, आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं ये आपको बता भी देता हूँ। जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न है, लोग गरीबी की एक भयंकर बुराई के रूप में क्या शिकायत करते हैं। अब देखो, ये चीज़ें तो भाई पैसेज क्या, यानी कि अपठित गद्यांश का वैसे भी हमारे जीवन में है। गरीबी सबको पता है भाई, बहुत बुरी चीज़ होती है। अब देखो, ये कह रहे हैं कि भाई लोग गरीबी की शिकायत क्यों करते हैं, तो वे गरीबी में खुशहाल नहीं रह सकते। अच्छी बात है, सही बात है, मतलब कि भाई गरीबी में वो खुशहाल नहीं रह सकते, सही कह रहे हैं बिल्कुल ये, तो ये भी सही है। दूसरा है, वह जीवन में उपयोगी नहीं हो सकते, यानी कि भाई जैसे कोई गरीब है तो वो यार कुछ अच्छा बड़ा करना चाहता था लेकिन पैसे नहीं है, तो ये चीज़ भी ठीक है। अब ऑप्शन देखो, केवल कै या कै और खै दोनों, तो इसमें क्या हो जाएगा, कै और खै दोनों। और देखो, जहाँ भी ऐसा ऑप्शन मिल जाए ना कि कै और खै दोनों, खै और गै दोनों, घै और कै दोनों, तो इसका मतलब उसका आंसर वही होता है। 99% लिख के देता हूँ, उसका वही कर देना। अगर तुम्हें नहीं भी आ रहा हो तो वही कर देना, आंख बंद करके, सही होगा तुम्हारा। तो इसका ये हो जाएगा। इसके अलावा इसका देखो अगला क्वेश्चन, गरीबों के मध्य से किस प्रकार के लोग निकलते हैं, यानी कि प्राप्त होते हैं। चीज़ों को थोड़ा अपनी लैंग्वेज में समझा करो कि कहना क्या चाह रहा है। अब तुम देखते हो कि भाई पहले जो है बहुत यहाँ पर गरीब लोग थे, जैसे बाबा भीमराव अंबेडकर हो गए, और भी महात्मा गांधी हो गए, और भी बहुत गरीब लोग थे जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, जो पढ़ लिख के बड़े बने हैं। आजकल भी आप देखते हो गरीब लोग हैं, वो जो है ओलंपिक्स में तगड़े यहाँ पर जो है मेडल जीत के आ रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, ये कह रहे हैं कि गरीब लोग जो होते हैं उनके अंदर से कौन सी प्रतिभाएं निकलती हैं, तो शक्तिशाली, प्रभुतापूर्ण और प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं। इसमें देखो तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है, जब आप पैसेज पढ़ोगे तो उसमें मिलेंगी आपको चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर आपको थर्ड जो आंसर है इसका, ये सही हो जाएगा। आत्मनिर्भर लोग होते हैं, क्योंकि खुद वो जो है गरीबी में अपने बेसिस पर आगे निकलते हैं, तो आत्मनिर्भर होते हैं। प्रतिष्ठा प्राप्त होते हैं, यानी कि भाई बिल्कुल जो है तगड़ी प्रतिष्ठा होती है उनकी। और शक्तिशाली तो होते ही हैं, तभी जो है इतनी यहाँ पर लड़ाई वगैरह कर पाते हैं, यानी कि सच जो है उसके लिए लड़ाई लड़ पाते हैं। तो इसलिए इसका थर्ड हो जाएगा। इसके बाद हम आगे चलें तो आगे देखिए, लेखक के धनिक पुत्रों से सहानुभूति रखने का क्या कारण है। तो आप जब ये ऊपर अपठित गद्यांश पढ़ोगे तो उसमें साफ एक लाइन में इसका आंसर है। और देखो, खुद भी जब आप ये ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। गरीब का घर मधुर एवं पवित्र होता है, ठीक है भाई। गरीब का घर पीड़ादायक चिंता से मुक्त होता है, ठीक है भाई। अब तीसरा ऑप्शन आप पढ़ोगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा, गरीब परिवार के सदस्य पोषण हेतु एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ये भी ठीक है। उपरोक्त सभी, तो ये सारी चीज़ें ठीक है। कहने का मतलब कि भाई यहाँ पर जो है ऐसा नहीं है कि भाई गरीब जो है तो उसका घर जो है गंदा होगा, पवित्र होते। भाई गरीब लोग भी सफाई रखते हैं, ऐसा तो है नहीं। अब हम भी गरीब ही लोग हैं, लेकिन घरों में तो सफाई रखते हो। इसके अलावा पीड़ादायक चिंता से मुक्त हो, यानी कि ऐसा भी नहीं है कि भाई बहुत ही दुखी हो, सारे दिन जो है रोते ही रहते हो। ऐसे तो यार एंजॉय करते हैं हम लोग भी, समझ गए। और हम एक दूसरे का ध्यान भी रखते हैं, समझ गए। तो हम जो जुड़ के रहते हैं, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका। और देखो उपरोक्त सभी आ रहा है, तो इसका मतलब वही आंसर होगा भाई, ठीक है। जहाँ भी कै और खै दोनों, उपरोक्त सभी, ये मिल जाए, ये यही होते हैं आंसर। तो मैं तुम्हें शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। अगला देखो, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब ये जो है खुद भी तुम लोग यहाँ पर जो है देख सकते हो। पहला पढ़ो, गरीब का घर मधुर खुशहाल एवं पवित्र होता है, ठीक है। गरीब का घर पीड़ादायक चिंता से मुक्त होता है, ठीक है। गरीब के घर में इनकी सेवा के लिए नौकर चाकर होते हैं। अब ये तुम खुद पढ़ो भाई, किसके नौकर चाकर लगे हुए बताओ। वीडियो देख रहा है, मुझे कमेंट करके बताओ किसके घर में जो है नौकर चाकर लगे हुए हैं। कोई हो सकते हैं 10-12 लोग होंगे, लेकिन यहाँ पर मेजोरिटी की अगर हम बात करें तो सब अपना काम खुद ही करते हैं।
ठीक है। अब बड़े बड़े लोग थोड़े ना है कि भाई नौकर चाकर घूम रहे हैं, कोई हमारा ड्राइवर घूम रहा है, अरे ड्राइवर ले मेरी वीडियो बना ले, ओ ये घूम रहे हैं वो घूम रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर हम लोग अपना खुद ही काम करते, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, क्योंकि ये सही नहीं है भाई। गरीब के घर में जो है, पहले यार इंसान गरीब है, कहाँ से नौकर चाकर रखेगा, ये तो अमीर लोग करते हैं। तो आगे चलते हैं। इसके बाद हम, लेखक गरीबी की कुटियों को निर्धन कुटिया क्यों कहता है? तो देखो इसमें जो है ये हो जाएगा सेकंड वाला, वे दरिद्रतापूर्ण ढंग से सज्जित होती हैं, यानी कि कुटिया आपको पता है गरीब लोगों की कैसी होती हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और देखो कोई अगर मैं गलत शब्द बोल दूं तो भाई माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं अपने विचार भी बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। कोई ऐसा हो भाई अमीर अंबानी का पोता वीडियो देख रहा हो तो भाई माफ़ करना, लेकिन यहाँ पर मेजोरिटी जो है हम लोग मिडिल क्लास हैं, ठीक है, इतने पैसे नहीं है भाई हमारे पास, तो इसलिए मैं जो है सभी की यहाँ पर बातें बता रहा हूँ। अब आगे आप देखेंगे, रुका है तो रुक गया जग का सर्जन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ सकते हो। ये यहाँ पर जो है अपठित पद्यांश है, और फिर आपको ये नीचे प्रश्न दिए जाएंगे जिनमें ऑप्शन भी होंगे, तो आपको इनके आंसर देने हैं। पहला देखो क्या है, कवि ने किसे भूल जाने की बात कही है? तो आप यहाँ पर पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा ये चीज़ें, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ फिर भी। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा निर्माण की थकान। इसके बाद है कै, थके हुए कलाकार से कविता में कवि ने क्या प्रेरणा दी है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा निरंतर चलते रहने की, यानी कि कवि कहता है कि भाई थके हुए हैं लेकिन फिर भी चलते रहो, यानी कि आप काम करते रहो। जैसे कई बार स्टूडेंट लोग होते हैं भाई डीमोटिवेट हो जाते हैं कि यार मुझे कुछ नहीं आता, तो मैं भी उनसे कहता हूँ कि भाई आप लोग जितना हो सकता है उतना करते रहो, ठीक है। आपसे पूरा चैप्टर नहीं हो सकता तो 2 क्वेश्चन कर लो, 2 नहीं हो सकते तो 1 कर लो, 1 नहीं हो तो आधा कर लो, लेकिन रुको मत, करते रहो। तो ऐसे ही है। इसके बाद कवि ने उपरोक्त पद्यांश में क्या संदेश दिया है? तो ये भी आप लोग देख सकते हैं कि अधूरे कार्य को दोगुने उत्साह से संपन्न करना। तो ये आप पढ़ोगे जब आपको पता चल जाएगा, ये चीज़ें जो है आप आराम से कर लोगे। कुछ चीज़ें जो बताने की होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब जो है यहाँ पर कथन और कारण, ये जो है एक यहाँ पर असर्शन रीजन बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें क्या होता है, आपको एक कथन दिया जाता है, एक कारण दिया जाता है, आपको देखना है कथन कारण सही है क्या। लेखक ने कलाकार को जीवन में निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। अब ये तो हमें भी पता है भाई कि आगे बढ़ना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल सही चीज़ है। अगला है कलाकार अपना संपूर्ण जीवन कला को समर्पित कर देता है, ये भी सही बात है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कथन भी सही है और कारण भी सही है और उसकी सही व्याख्या करता है। इसके बाद चलते हैं आगे, काव्य, यानी कि अब आ गई आपकी कविता जो हैं उनके छोटे प्रश्न आ गए MCQ टाइप वाले। अब ध्यान देना, पतंग कविता में तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया से कवि का क्या आशय है? तो यहाँ पर हो जाएगा रंगीन पतंगों का कोमल में संसार, ओके। इसके अलावा ख है, भाषा के क्या करने से बात और पेचीदा हो गई। ये क्वेश्चन भाई बहुत बार आया हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको पक्का कर लो, ठीक है, बहुत बार आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो इसका कमेंट भी आपको यहाँ पर आंसर कमेंट करना है क्या होगा। इसके अलावा हम आगे चलें, रुद्र कोश है, क्षुब्ध तोष है, यहाँ क्षुब्ध का क्या अर्थ है? तो इसका बताओ क्या हो जाएगा, क्षुब्ध हो जाएगा अशांत, ठीक है। छोटा मेरा खेत कविता में किसकी रोपाई की बात की गई है? तो छोटा मेरा कविता है उसमें किसकी रोपाई की बात की गई है? तो क्षण की। इसके अलावा दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि ने हताश और दुखी होने का क्या कारण बताया है? तो आपको पता है उस कविता में जो है उसकी जो प्रियतमा है जो है उसके बारे में था, तो यहाँ पर प्रियतमा की निष्ठुरता के कारण आएगा, यहाँ पर पत्नी लिखा हुआ है, समझ गए। इसके अलावा हम आगे चलते हैं, गद्य पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब यानी कि आपकी जो पाठ हैं वो आ गई हैं। भगतिन के पति ने गृहस्थी का भार कितने वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ले ली थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 29 वर्ष आएगा, 29 ईयर्स थी जब जो है उन्होंने यहाँ पर छोड़ दिया था। इसके बाद हम आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, फिजूल सामान को फिजूल समझने वाले लोगों को क्या कहा गया है? अब ये बताओ। ये हो जाएगा संयमी, ठीक है, यानी कि उनके अंदर संयम होता है। वो भाई तुम लोग ऐसे देखते हो, कई लोग होते हैं हमारे बड़े, जैसे आपके पापा हो सकते हैं, आपके ताऊजी हो सकते हैं, बाजार में चले जाओ ऐसे कुछ नहीं खरीदते, और एक हम हैं कुछ भी दिख गया वो नई घड़ी भाई खरीदनी है, तो वो लोग संयमी होते हैं। इसके बाद जो है आगे है, देख बिना त्याग के ध्यान नहीं होता कहते हुए दीदी ने लेखक के मुंह में क्या डाला था? लड्डू, हलवा, जलेबी, मठरी। तो मठरी डाली थी, ठीक है। अब ये चीज़ें तब पाठ पढ़े होंगे जब पढ़ाई गई होंगी, तुम्हें अब नहीं लग सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ जो पाठ हैं वो तुम्हें पढ़ने चाहिए जब ध्यान से टीचर पढ़ाते हैं तब,
क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। अगला है, एक कवि वर्मा थे, दूसरे वाल्मीकि और तीसरे व्यास, ये गर्वपूर्वक किसने कहा था? ये आपको बताना है। तो ये आप लोग कमेंट करके बताओ। कुछ क्वेश्चन तुमसे भी पूछ रहा हूँ साथ साथ, देख रहा हूँ तुम कितना पढ़ रहे हो भाई, कितनी तैयारी है तुम्हारी। अगला देखो, जाति प्रथा के कारण मनुष्य के पेशे का निर्धारण कब कर दिया जाता है? बताओ, गर्भधारण के साथ या फिर जन्म के साथ, शिक्षा प्राप्ति के साथ, विवाह के समय? गर्भधारण के साथ। इसके बाद हम आगे चलें, अभिव्यक्ति माध्यम के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो, सामान्य खबरों से अलग किसी घटना, मुद्दा या समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण करना, पाठक तक पहुँचाना क्या कहलाती है, कैसी पत्रकारिता कहलाती है? तो ये होता है विशेषीकृत रिपोर्टिंग, यानी कि कोई भी जो है खबर होती है उसके बारे में, उसकी घटना जहाँ होती है वहाँ चले जाते हैं। आपने रिपोर्टर देखे हैं टीवी पे, कई बार कहते हैं ग्राउंड रिपोर्ट हम कर रहे हैं, तो वो जहाँ घटना होती है वहाँ चले जाते हैं, वहाँ से रिपोर्टिंग करते हैं, वहाँ के लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, घर घर जाकर उनके आगे माइक लगा देते, देखते हो ना टीवी पे ये चीज़ें। तो वो क्या होती है, विशेषीकृत रिपोर्टिंग। इसके बाद अगला है, इंटरनेट पर 1 सेकंड में कितने शब्द भेजे जा सकते हैं? तो ये है 70,000। ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। इसके अलावा टेलीविज़न किस प्रकार का माध्यम है? तो टेलीविज़न को क्या करते हो तुम लोग खुद सोचो। टेलीविज़न को क्या करते हो? एक तो देखते हो, एक जो उससे आवाज़ आती है उसे सुनते भी हो। तो देखना भी और सुनना भी। तो पहला ऑप्शन है सिर्फ सुनना, दूसरा है सिर्फ देखना दृश्य, तीसरा है सुनना भी देखना भी, तो तीसरा हो जाएगा। समझ गए? तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये चीज़ें पढ़ने बिना भी तुम कर लोगे। इसके अलावा हम आगे चलें, किसी समाचार संगठन में निश्चित मानदेय का काम करने वालों को कैसे पत्रकार कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं अंशकालिक पत्रकार। समझ गए? यानी कि उनको ये कहा जाता है पहले 1000 रुपये की जो है 2 इंटरव्यू लेके आ, ठीक है, समझ गए, इस टाइप से। इसके बाद हम आगे चलते हैं, स्तंभ लेखन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर देखिए, इसका हो जाएगा ग ऑप्शन, ठीक है, कि भाई यहाँ पर जो है स्तंभ संपादक द्वारा दिए गए विषय पर ही लेखक को स्तंभ लिखना पड़ता है, ये गलत है। इसके अलावा आगे चलिए, व्याकरण आ गई। अब व्याकरण देखो भाई, व्याकरण में एक तो संधि जो है वो आपसे पूछी जाएंगी, निम्न में से गुण संधि का सही उदाहरण बताओ, इस टाइप से पूछी जा रही हैं। समझ गए? तो कहने का मतलब क्या है, ये जो व्याकरण है इसको पक्का कर लो। तो इसमें बताओ गुण संधि कौन सी हो जाएगी? महर्षि, ठीक है। इसके अलावा सत्याग्रह शब्द का उचित विग्रह करो। सत्याग्रह जो है उसका विग्रह करो। सत्य के लिए ग्रह, सत्य का ग्रह, सत्य का आग्रह या सत्य के लिए आग्रह, तो ये हो जाएगा सत्य के लिए आग्रह। समझ गए? इसके अलावा हम बात करें तो आगे ये देखो, पुस्तकालय शब्द में कौन सा समास है? संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। मैंने ये कुर्सी 100 रुपये की खरीदी है, इस वाक्य में कौन सा दोष है? यानी कि क्रिया दोष है या फिर मुहावरा दोष है, क्या है? तो परसर्ग दोष है। इसके अलावा निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छाटे। भाई इसमें मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, मुझे सारे सही लगते हैं यार ये, ठीक है। पहला है बच्चे को काटकर फल खिलाओ। बच्चे को काटकर फल खिलाओ, ये थोड़ा अजीब लग रहा है। दूसरा देखो, मैं तो ऐसे ही ढूंढता हूँ भाई, तुम पता नहीं कैसे ढूंढते हो। दूसरा है बच्चे को फल काट कर खिलाओ, ये सही लगता है। अगला पढ़ो, सारे पढ़ने चाहिए। फल बच्चे को काट कर खिलाओ, ये थोड़ा अजीब लग रहा है। काट कर फल बच्चे को खिलाओ, भाई यहाँ पर कोई हिंदी की डिबेट थोड़ी ना चल रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे जहाँ तक लग रहा है सेकंड वाला सही है, बच्चे को फल काट कर खिलाओ। समझ गए? जो सिंपल बोलने में थोड़ा अच्छा लगे, सिंपल लगे, वो होता है सही। इसके आगे चलें तो आगे जो है फिर से सप्रसंग व्याख्या करनी है। अब देखो सप्रसंग व्याख्या, ये चीज़ें ध्यान रखना जो आपको स्टार्टिंग में बताई हैं, ज़्यादा नहीं लिखना है, सिर्फ 2 लाइन लिख दो, ठीक है, प्रसंग के अंदर, और फिर व्याख्या कर दो। ज़्यादा लिखोगे नंबर कट जाएंगे। इसके अलावा काव्यखंड है। अब देखो यहाँ पर जो है 2 प्रश्न हैं। अब कितने नंबर के हैं ये? 2-2 नंबर के हैं, है ना। 2 प्रश्न है 3-3 नंबर के। कैमरे में बंद अपाइज कविता का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो कैमरे में बंद अपाइज कविता आपको पता है इंपॉर्टेंट कविता है, इसके और भी क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, देखने को आपको मिलेंगे। और मैं एक क्वेश्चंस की लिस्ट तैयार करवा रहा हूँ, वो जल्दी आपको मिल जाएगी। तो ये जो है ये आपको ज़्यादा नहीं लिखना है। अगर ये 2 नंबर में आए तो 2 दूनी 4, मैंने आपको बता दिया, तो 4 लाइन लिख दो। 3 में आए तो 3 दूनी 6 लाइन, उससे ज़्यादा नहीं करनी। कम कर सकते हो, कम कर दो, लेकिन जो चीज़ पूछी गई है वो लिख दोगे तो नंबर मिल जाएंगे। लेकिन ज़्यादा कर दी तो अब नंबर कटने लग गए हैं, समझ गए? तो ज़्यादा नहीं करना है। इसके बाद हम आगे चले, बादल राग का क्वेश्चन था। जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो, काले मेघा पानी दे संस्करण का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। जितने भी आपके चैप्टर्स हैं इनके मूल भाव आपको पता होने चाहिए, जितनी भी कविता हैं उनके भी मूल भाव पता होने चाहिए। 1-2 क्वेश्चन मूल भाव के जरूर आते हैं,
अगला है लेखक ने शीर्ष को कालजयी अवधूत क्यों कहा है। शीर्ष के फूल जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट है, इसके भी क्वेश्चन आपके आते रहते हैं, तो इनको जो है आपको पक्का कर लेना है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। एक तो भाई ये बस हमारे एरिया में इतनी चलने लग गई हैं, बस ही बस हो रही हैं। इसके बाद हम आगे चले, निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर 250 शब्दों में दीजिए, यानी कि आपको लेख लिखना है, ठीक है। मतदान का महत्व यानी कि चुनाव आपके जो वोटिंग होती है उसके बारे में, और कहानी को नाट्य रूपांतर करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आप कर लोगे। देखिए यहाँ पर 250 शब्द दिए गए हैं, कहने का मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो 5 दूनी 10 लाइन, 10 से 11 कर दो, ठीक है। लेकिन ज़्यादा मत कर देना, कभी लिख दो 15-20 लाइन तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलें, निम्नलिखित 2 प्रश्नों के उत्तर दर्शाए गए अंकों के अनुसार उपयुक्त शब्दों में दीजिए। देखिए ये लाइन लिखने लग गए ये लोग कि भाई जितने अंक दर्शाए गए हैं उस हिसाब से दीजिए। ये 3 नंबर का है और ये 2 नंबर का है, तो 3 नंबर वाले में 6 लाइन लिख दो, 2 नंबर वाले में 4 लाइन लिख दो, ज़्यादा नहीं लिखनी है। रेडियो नाटक के बारे में बताना है और प्रिंट माध्यम के 2-2 हानियाँ 2-2 लाभ बताने हैं। तो एक बार 2 लाभ बताओ, एक बार 2 हानि, 2 नंबर मिल जाएंगे। वितान के क्वेश्चन है, ठीक है। ये 3 नंबर का, ये 2 नंबर का, ये 2 नंबर का, तो जो जितने नंबर का उस हिसाब से लिखना है। आनंदा की कोई 3 चारित्रिक विशेषताएं बताइए, ठीक है। यशोधर बाबू की भी आ सकती हैं विशेषताएं। अतीत में दबे पाव में वर्णित महाकुंड का वर्णन कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग। और देखो मेरी एक पिछले साल की वीडियो है, वो जाके जरूर देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन इस बार आ सकते हैं भाई। इसी वीडियो के लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगी, उसको जरूर देख लेना। फिर जो है व्याकरण के क्वेश्चन आ गए, रूपक अलंकार का उदाहरण दीजिए। एक ऐसा आएगा भाई, रूपक आओ या फिर अनुप्रास आओ, ये पक्का आएगा। उन अनुप्रास भी आ सकता है, रूपक भी आ सकता है। काली घटा का घमंड घटा में अलंकार का नाम बताओ, देख सकते हो। स्वर संधि को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए, तो ये भी आप लोग देख सकते हो। इसके बाद हम आगे बात करें आदर्श जीवन मूल्य, ये एक नई किताब चली है, इसके क्वेश्चंस हैं। तो ये जो है इस पूरे पेपर की मैं आंसर की तुम्हें देने वाला हूँ, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो ओवरऑल जो है कंप्लीट यहाँ पर हमने पूरा का पूरा पेपर आपका देख लिया है। अब आप लोगों को जो है जिस हिसाब से मैंने बताया उस हिसाब से पढ़ना है। देखो हिंदी में तुम पढ़ लोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो स्टार्टिंग में बताया था उन चीज़ों का ध्यान रखना कि हिंदी इंग्लिश इनमें नंबर कट जाते हैं इन चीज़ों के। तो ओवरऑल जो है डिस्क्रिप्शन से पेपर और इसकी PDF डाउनलोड कर लो, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाल दिए हैं उसमें, वो भी देख लेना ताकि आपकी हेल्प हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। PDF का पासवर्ड तो बताया नहीं, PDF का पासवर्ड जो है वो बता देता हूँ। आज कोई पासवर्ड नहीं है, जाके डाउनलोड कर लो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।